हाय दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है डेंगू। डेंगू के फीवर के बारे में, डेंगू कैसे फैलता है, मतलब क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट है इसका। बेसिकली हम पूरे डेंगू में क्या क्या चीज़ें होती हैं, डेंगू डिजीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो डेंगू एक वायरल डिजीज़ है, वायरल इन्फेक्शन होता है ये। इसका जो वायरस है वो बिलोंग करता है फ्लेविवेरिडिया फैमिली से, और इसे जो फैलाता है, हम मोस्टली स्प्रेडर जो है इसका, जो हमारा मॉस्किटो है एडीज एजिप्टी, ये इसको फैलाता है। उसको ही ध्यान में रखते हैं, मोस्टली हम यही बोलते हैं कि मच्छर काटा होगा आपको तभी आपको डेंगू हो गया होगा। तो ये इसमें मच्छर को ज़्यादा दोष दिया जाता है, क्योंकि उस वायरस को बेसिकली वही कैरी करके एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाता है। तो डेंगू के 4 टाइप्स होते हैं, बेसिकली सेरोटाइप्स हम बोलते हैं। जो डेंगू के 4 अलग अलग सेरोटाइप्स होते हैं। मान लीजिए आपको किसी एक से इन्फेक्ट हुए आप, मतलब मॉस्किटो ने किसी एक वायरस को आपके अंदर इंजेक्ट किया, उसके बाद उससे आपको इन्फेक्शन हुआ। तो नेक्स्ट मतलब इस बार अगर आप सही से सर्वाइव कर जाते हैं, पूरी फुल्ली रिकवरी हो जाती है बॉडी की, तो नेक्स्ट टाइम अगर सेम सेरोटाइप वाला वायरस आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैलाएगा तो वो जल्दी और बॉडी रिकवर हो जाएगी, क्योंकि पहले के टाइम में बॉडी को पता चल जाता है, वो एंटीबॉडीज बना लेती है, उसे पहचान लेती है उस वायरस को। तो नेक्स्ट टाइम और आप जो है और भी जल्दी रिकवर हो जाएंगे, हो सकता है आप में सिम्टम्स भी ना आए। तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो जो नॉर्मल फीवर में सिम्टम्स आते हैं, फीवर तो सब में ही आता है, मोस्टली में फीवर आता है, बॉडी में पेन होता है। डेंगू में इससे अलग क्या सिम्टम आता है? रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आँख के पीछे की तरफ दर्द होता है। तो ये एक डेंगू में मतलब स्पेसिफिकली है कि आँख के पीछे आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। आपको ऐसा हो सकता है मतलब जॉइंट में ज़्यादा दर्द हो, मसल पेन हद से ज़्यादा होती है डेंगू में, एकदम बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है बॉडी में। और भी कई सिम्टम्स है, लाइक वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आना। अगर आपको पहले से कोई लीवर के इशू चल रहे हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा होगी वॉमिटिंग, आपकी कई बार रुकेगी भी नहीं। और अगर आप नॉर्मल हैं, मतलब आपको कोई भी हेल्थ कंडीशन पहले से नहीं थी, आप ठीक हैं, तो भी नोज़िया की प्रॉब्लम डेंगू में रहती है, आपको वॉमिटिंग का फील हमेशा रहेगा। कई बार किसी को अगर शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो उसमें हेमोरेजिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं स्किन पे, मतलब रेड रेड पैचेस से देखने को मिलेंगे आपको। तो ये हर पेशेंट में वेरी हो सकते हैं, किसी में थोड़े डिफरेंट दिखें, किसी में थोड़े डिफरेंट तरह के दिखें। तो डेंगू को बेसिकली 3 स्टेज में बांटा हुआ है। डेंगू के जो नॉर्मल सिम्टम्स के साथ नॉर्मल फीवर है, और जो सेकंड स्टेज आती है इसकी सीवियर कंडीशन लाइक डेंगू हेमोरेजिक फीवर, इसमें वही कैपिलरीज डैमेज हो गई होती हैं आपकी, और आपकी स्किन पे कई बार रेड स्पॉट्स देखने को मिलती हैं क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। थर्ड स्टेज जो है बहुत ही सीवियर है, उसमें पेशेंट शॉक में चला जाता है, इसलिए बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो ये 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले वाले में आपको नॉर्मल सिम्टम्स आएंगे, बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द, हाई ग्रेड फीवर, उल्टी का मन, ये सब चीज़ें होती हैं। सेकंड स्टेज में आपको रेड स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं, आपका मतलब उल्टी नहीं रुके, उल्टी में खून आना, रेक्टम एरिया में भी कई बार खून आता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। और इसी से हमें पता चलता है कि पेशेंट को अब मतलब बिल्कुल एडमिट करने वाली कंडीशन आ गई है। तो डेंगू की अगर हम डायग्नोस की बात करें तो सबसे पहले तो सीबीसी कराते हैं, और सीबीसी के साथ जो डेंगू NS1 का टेस्ट होता है वो कराया जाता है। सीबीसी में बेसिकली टीएलसी देखी जाती है, टीएलसी जो नॉर्मल है उससे ड्रॉप हुई है, तो इसका मतलब है एंटीबॉडीज़ अभी बनाना बॉडी ने शुरू नहीं किया है, बनाने लगेगी, बॉडी सही से अभी बना नहीं पा रही है एंटीबॉडीज़ को। और हेमेटोक्रिट लेवल या पीसीवी जिसे हम बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम, इसमें बेसिकली जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन देखा जाता है। उनका वॉल्यूम अगर बढ़ा है ओवरऑल प्लाज्मा के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब है बॉडी में जो ब्लड है उसमें से प्लाज्मा कैपिलरीज के थ्रू धीरे धीरे लीक होना शुरू हो गया है, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है आरबीसी की। तो हेमेटोक्रीट जो लेवल है वो बढ़ के दिखेगा आपको सीबीसी की रिपोर्ट में। और ओवरऑल जो प्लेटलेट हैं वो डाउन जाने लगेंगी। जो मिनिमम प्लेटलेट होती हैं वो 1.5 लाख से होती हैं, 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में। तो अगर नॉर्मल सिम्टम्स हैं तो वही 1 से 1.5 के बीच में वो ड्रॉप होगी, मतलब कि वही 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 हो रखी होगी। अगर इसके बाद ज़्यादा प्लेटलेट ड्रॉप हुई हैं तो फिर वो
धीरे धीरे पेशेंट सेकंड स्टेज में जाने की कगार पे है। इसके साथ साथ LFT भी कराया जाता है। कई बार जब उल्टियाँ नहीं रुक रही होती हैं तो LFT करा के देखते हैं कि SGOT और SGPT का लेवल क्या है बॉडी में। ये बेसिकली बताता है कि लीवर की क्या कंडीशन है अभी के टाइम में। देखिए 90 to 95% केसेस खुद ही मतलब ऑटो रिकवर हो जाते हैं, इसीलिए इसे सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ भी कहा जाता है। इसमें इंटरवेंशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती जब तक कि सिम्टम्स बहुत सीवियर ना हो, यानी कि वो सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज की बात ना हो। तो सेकंड स्टेज में वही है, कैपिलरीज से आपको प्लाज्मा लीकेज शुरू होगी, उसके बाद आपकी RBC भी निकलने लगेगी, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी। इंटरनल ब्लीडिंग आपको रेड स्पॉट्स दिख सकते हैं स्किन पे, या फिर डायरेक्ट वॉमिटिंग में आपको खून दिख सकता है, रेक्टम एरिया में खून दिख सकता है आपके स्टूल में। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है कि आप सेकंड स्टेज में, आपको बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको एडमिट कराने की कंडीशन हो जाती है। तो देखिए फर्स्ट स्टेज की जो हमने यहाँ बात की, इसमें मोस्टली पेशेंट खुद से रिकवर हो जाते हैं, और 90% से ज़्यादा केसेस या 90 to 90% हम बोलें तो ये मतलब ऐसे ही केसेस हैं जो खुद से पेशेंट रिकवर हो जाता है। सिम्टम्स के लिए कई बार जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वही दिया जाता है। फीवर के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, PCM ही बेसिकली दी जाएगी, क्योंकि NSAID जो पेन किलर हैं वो इसमें नहीं दिए जाते, क्योंकि वो और ज़्यादा मतलब प्लेटलेट बढ़ाने के प्रोसेस को डिसफंक्शन करते हैं, प्लेटलेट नहीं बढ़ने देंगे। तो सिर्फ PCM दी जाती है, और पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा मतलब पेन में है तो कई बार ट्रेमाडोल, जो कि नॉन ओपियोइड है, NSAID की कैटेगरी में नहीं आता है, ट्रेमाडोल प्रेफर किया जाता है, वैसे नहीं दिया जाता है। ट्रीटमेंट में और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है हाइड्रेशन। आपको बॉडी को हाइड्रेट रखना पड़ेगा। आपके ब्लड प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़े, इसके लिए आपको मतलब लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है। जूस हो सकता है, कोकोनट वाटर हो सकता है, और ORS वगैरह आप लें, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट भी आपकी बॉडी का बैलेंस्ड रहे, और साथ ही साथ आपकी लिक्विड की मतलब जो भी है वो पूरा होता रहे। और जो बोला जाता है गोट मिल्क वगैरह, उसकी प्रॉपर स्टडीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेडिशनल वे में हम उसे कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। 100% रिजल्ट जो चीज़ देती है, जो मतलब कि एक्सपेरिमेंट्स में प्रूफ है, जिनके रिसर्च पेपर हैं, वो है पपाया। पपाया का फ्रूट हो गया, फ्रूट जूस हो गया, लीफ का एक्सट्रैक्ट फॉर्म हो गया, चाहे पाउडर फॉर्म में, चाहे जूस हो गया। पपाया हर तरह से आपको हेल्प करेगा, इसलिए पपाया को कंज्यूम करें ट्रीटमेंट के दौरान। तो यहाँ पर वैसे तो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कई बार आपको डेंगू के साथ ही साथ और भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ENT का, तो आपको एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है, डॉक्टर आपको प्रेफर करते हैं। और बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स ना लें, नॉर्मली भी और डेंगू के दौरान भी। तो सेकंड स्टेज में वही, आपकी उल्टी में खून आ सकता है, आपके स्टूल में खून आ सकता है, आपकी उल्टी रुक ना रही हो, ऐसा होता है। सीवियर हेडेक, हाई ग्रेड फीवर जो उतर नहीं रहा है बिल्कुल भी, ट्रेमाडोल और एसिटामिनोफेन का कॉम्बिनेशन आपने यूज़ कर लिया तब भी मतलब नहीं उतर रहा है, और जो स्किन पे स्पॉट्स आ गए हैं रेड कलर के, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है, कैपिलरीज रप्चर हो चुकी हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, मोस्टली 90 to 95% केसेस फर्स्ट स्टेज में ही रिकवर हो जाते हैं। लेकिन ये जो सेकंड स्टेज के सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं, ये उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लाइक जो चिल्ड्रन है बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है कोई, या बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज पर्सन है, या किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ है पहले ही किसी डिजीज़ की वजह से। तो इन लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो रिकवर नहीं कर पाते हैं, और डेंगू का इन्फेक्शन इन्हें सेकंड और थर्ड स्टेज तक लेके जाता है। तो सेकंड स्टेज के बेसिकली सिम्टम यही है, इंटरनल ब्लीडिंग के ही आसार सबसे ज़्यादा होते हैं उसमें। तो सेकंड स्टेज में प्लेटलेट की बात करें तो 60,000, 50,000, 40,000 समवेयर अराउंड यहीं पर होती है, इससे और भी कम हो सकती हैं। ये सेकंड स्टेज में मतलब इतनी प्लेटलेट हो जाती हैं। प्लाज्मा लीकेज के बाद रेड ब्लड सेल्स भी लीकेज होने लगती हैं, कैपिलरीज बेसिकली डैमेज हो जाती हैं। तो अगर सिर्फ अभी प्लाज्मा लीकेज तक की कंडीशन हैगी, तो नॉर्मल IV फ्लूइड्स, जो क्रिस्टलॉइड्स IV फ्लूइड्स होते हैं, उनको ट्रांसफ्यूजन किया जाता है उनका। और अगर स्टेज बहुत ज़्यादा वो मतलब क्रिटिकल हो गई है, रेड ब्लड सेल्स भी कैपिलरीज से लीक होने लगे हैं, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिर जो RBC पैक्ड RBC आती हैं, फिर
उसको आपको डायरेक्टली खून भी चढ़ाना पड़ता है कई बार। यहाँ पर प्लाज्मा लीकेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कई बार प्लूरल इफ्यूज़न देखने को मिलता है। लंग्स में हल्का कहीं पर पानी इकट्ठा हो गया हो या एब्डोमेन के रीजन में कहीं पर इकट्ठा हो, ऐसी भी कंडीशंस होती हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज में जो पेशेंट है वो शॉक में चला जाता है। बीपी बहुत ही तेज़ी से ड्रॉप होना, बॉडी अनकॉन्शियस हो जाना, हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। ये सारी कंडीशन इसलिए है कि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जा चुका है। वो एक शॉक की कंडीशन होती है क्योंकि बीपी बहुत ही ड्रॉप हो जाता है। तो इसमें यही है, आप मतलब अकॉर्डिंग टू पेशेंट की क्या कंडीशन है, डॉक्टर उस हिसाब से डिसीजन लेंगे क्या प्लेटलेट चढ़ानी है, आरबीसी चढ़ाने की नौबत है कि नहीं है। तो जो भी है कंडीशन, वहाँ पर पेशेंट को आपको डायरेक्ट एडमिट कराना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डेंगू के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी इस वीडियो में वो अच्छी लगी हो। डेंगू के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें सिर्फ डाइट प्लान डिस्कस करूंगा मैं कि उसमें क्या खाना चाहिए। तो वो वीडियो भी जल्दी मैं अपलोड करूंगा। तो तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।